देखो भाई, पहला प्रश्न दे रखा आपके, यदि विनीत की वर्तमान आयु y वर्ष हो, वर्तमान यानी अभी की आयु कितनी हो, y वर्ष, कितनी हो, y वर्ष हो, तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या हो। साधारण सा प्रश्न है, इस प्रश्न से हम कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। या एक आपको कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या है कि वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ आपके वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है भाई, y वर्ष। अब देखो आज की, वर्तमान का मतलब आज की आयु आपके y वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, आज से 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व यानी आज से 10 वर्ष पहले। मान लो आपकी उम्र अभी जो है 14 वर्ष है, और मैं आपसे ये कहूं कि आज से आपके 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, 4 कैसे निकाला आपने, जो वर्तमान की आयु है उसमें से 10 क्या क्या घटाया, ऐसे कैसे ये हो जाएगा। वर्तमान आयु आपके y वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 10 वर्ष। ये इसका उत्तर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ब। हल करो इसको। अगला देखो, एक 9 भुजाओं के समबाहुभुज में, ध्यान से देखना, एक 9 भुजाओं के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा। यानी 9 भुजाओं वाला बहुभुज है। कैसा है, 9 भुजाओं। आपको पढ़ा रखा है त्रिभुज, पढ़ा रखा है चतुर्भुज, पढ़ा रखा है, लेकिन 9 भुजा वाला, यह कौन सा पूछा है, 9 भुजा वाला एक समबाहुभुज है, उसमें बाह्य कोण आपको बताना है। बिल्कुल सरल तरीका है। इस बार जैसे 9 भुजाओं का आया, इस बार और भी भुजाएं दे सकते, ज्यादा या कम। हम इस प्रश्न के माध्यम से इसके जैसे सभी प्रश्नों को हल आराम से कर सकते। तो यहाँ देखो, 9 भुजाओं के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, तो जितना देते हैं उसका पहले तो कुल उसके बहुभुज का मान कितना आएगा, कुल बहुभुज के बाह्य कोणों का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, उसके बहुभुज का मान ज्ञात करना होगा। तो बताओ, 9 भुजा दे रखी है, कितनी है, और बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360। कोई भी आ जाए प्रश्न, तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ये कितना ही आ जाए, लेकिन बाह्य कोणों का मान सदैव 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री। अब अगर आपके 9 का पूछो, 5 का पूछो, 3 का पूछो, अपन आराम से उसका निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 360 में जितनी भुजा दे रखी है ना, उसका भाग दे दो 9, कितना आ जाएगा भाई, 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, इसको समझो एक बार, रुको आप लिखना। यहाँ आपके बहुभुज पूछा है, बहुभुज क्या हो, उसमें त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, पंचभुज, षष्ठभुज सभी आते हैं, सभी 9 भुजाओं वाला भी आता है, और भी कई भुजाएं हो सकती है उसके अंदर। तो अपन इन प्रश्नों को हल करने का अपना जो तरीका रहेगा, वो तरीका क्या रहेगा कि भाई 360 इनके सभी कोणों का योग है, बाह्य कोणों का, तो उसके अंदर जितनी भुजा का दे रखा है उसका हम भाग दे देंगे। अब यहाँ अगर 7 भुजा वाला होता तो हम 360 में किसका भाग देते, 7 का भाग। ध्यान रखना इस चीज का, ये बाह्य कोण की बात हो रही है, किसकी हो रही है, अंतः कोण के लिए एक अलग नियम लागू होता है। मैं अभी आपको अंतः कोण के लिए अलग से बता दूंगा। ये आप इस प्रश्न को एक बार लिखो। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है,
प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान, अगर अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। एक पासा है, उस पासे को मैं फेंकता, ठीक है, उस पासे को अगर फेंकता हूं तो उसमें कितने मान आने की संभावना होती है? एक ही मान आएगा, कोई भी एक आएगा, है ना। जैसे एक सिक्के को ही मान लो मैं फेंक दूं, तो क्या उस सिक्के के कुछ दो परिणाम थोड़ी मिलेंगे, कोई एक परिणाम मिलेगा, कोई एक परिणाम मिलेगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, तो कितना होगा अधिकतम मान? एक। इस प्रश्न को ध्यान में रखना है ना। अगला प्रश्न समझते हैं। 216 का घनमूल होगा। 216 का घनमूल, देखो दो चीजें होती है, एक होता है वर्गमूल और एक घनमूल। और यहाँ इसके अंदर क्या पूछा है आपके? घनमूल पूछा है। कौन बताएगा? बता शीतल। कितना होगा? 6। बैठ पीछे। देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 6 से किया तो कितना है? 36 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके? ठीक है भाई, ये हो गया। ये तो सरल ही था। कौन सा हो जाएगा? 6, यानी ये 16 है 10 वाला। अगला प्रश्न समझो, देखो निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है? यहाँ आपके बीजीय व्यंजक में से, यहाँ पर आपके बीजीय व्यंजक में से ये प्रश्न आया हुआ। देखो यहाँ पर निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है? तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक पदीय कौन सा होगा, बहुपदीय कौन सा होगा, या द्विपदीय कौन सा होगा, त्रिपदीय कौन सा होगा, है ना। तो अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि ये कितना पद है? ये एक पद है। कैसा पद है ये? एक पद है। यहाँ पर भी ये क्या है? एक पद है। लेकिन यहाँ 2 है, क्यों? बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर ये भी डायरेक्ट ए और बी होता तो भी ये कितना होता? एक पदीय होता। लेकिन ये ए भी लिखा हुआ, इसलिए अब ये कितना पदीय हो गया? 2 पदीय हो गए। कितना हो गया? 2 पदीय हो गया। और ये एक पदीय है। प्रश्न पूछा एक पदीय नहीं है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को अपन गलत करके वहां पर आ जाते हैं कि एक पदीय देखा कि हाँ ठीक है, पहले ऑप्शन देखा कहा एक पदीय है, इसको राइट कर दो। ध्यान रखना, एक पदीय नहीं पूछा है तो एक पदीय कौन सा नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें 2 पद है। ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न देखो, छठा। दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए, आपको नहीं बता रहा, मैं समझा रहा हूं आपको। दिए गए समीकरण का हल है। हम कैसे समझेंगे समीकरण का हल? यहाँ देखा हुआ 8 कोष्टक x + 1 दे रखा है बराबर 3 कोष्टक 2x + 3। इस समीकरण का हमें हल बताना है, यानी इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे करते देखो, यहाँ दे रखा है x और ये 8 जो है बाहर कोष्टक के बाहर है, तो ये कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्या से क्या होगा? गुणा होगा। कर दूं तो ये 8 को x से गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई? 8 को 3 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में कैसा चिन्ह है तो मैं यहाँ लगा दूं बराबर। अगला है 3 को 2 से गुणा करना, 3 दूनी 6x, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये किसके समझ में नहीं आया? बिल्कुल सरल है। कोष्टक के बाहर संख्या दे रखी है, तो इसको जब भी कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो हम इसको चिन्ह गुणा मानेंगे। क्या मानेंगे? गुणा। तो 8 इन दोनों के साथ में गुणा में, तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8x, और 8 को 1 से गुणा किया तो 8, और इधर 3 को 2x से गुणा किया तो कितना आ गया? 6x, और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 9। बिल्कुल सरल। आगे हल कर लेंगे। चर को एक तरफ कर दो और अचर को एक तरफ कर दो। तो देखो चर यहाँ 8x हो गया, इसको लिख दो, और इस 8 को मैं उधर ले जाऊंगा, इस 6 को इधर लेके आ रहा हूं। तो जब भी पक्षांतरण करते हैं, आपको समझा रखा है, पक्षांतरण करते समय चिन्ह चेंज हो जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और चेंज कैसे होते हैं? यदि बराबर के इधर माइनस है और उधर हम लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस।
बराबर की इधर अगर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस, बराबर की इधर अगर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, बराबर के इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा। इसका आप ध्यान है। अब ऐसे नहीं इधर से उधर ले जाने में चिन्ह चेंज होंगे, बराबर के चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ या यहाँ से यहाँ ले जाओ, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे। ठीक है भाई। 8x इधर ले आए क्या हो गया माइनस का 6x बराबर 9 पहले से इधर था, 8 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो यहाँ कैसे ही है प्लस के, तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 लिखा ना, ये 8 उधर गया बराबर के उधर गया तो चिन्ह क्या हो गया, समझ में आ रहा। वापस देखो पक्षांतर कर रहा हूं मैं, यहाँ क्या कर रहा हूं पक्षांतर, पक्षांतर यानी बराबर के आसपास देखना। देखो 8x यहाँ पहले से ही थे, 8x को तो लिख दिया और ये 6x बराबर के उधर थे, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 6x बराबर इधर 9 तो ये था ही और ये प्लस के 8 है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 8। सरल है। अब आगे हल करेंगे। देखो 8 में से 6 गए पीछे क्या बचे और 9 में से 8 गए पीछे क्या बचा। अब देखो मैंने अभी बताया था, अब ये x के साथ में गुणा में किस में, अब बराबर के ये उधर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x बराबर 1 कहाँ दिख रहा है ऐसा, करो इसको। प्रश्न नंबर 7 है भाई आपके सामने, निम्नलिखित का मान बताइए। यहाँ आपके सामने 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब लिखा हुआ, इसका मान आपको बताना था। सरल सा प्रश्न है। 7 का क्यूब, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस का माइनस और 4 का क्यूब कितना होता है 64। उसके बाद देखो ये आ गया, अब कुछ भी नहीं करना था, इसको घटाना था तो घटा देते हैं। देखो भाई 13 में से 4 के पीछे बचे 9, यहाँ बचा 3, 13 और 13 में से 6 जाएंगे पीछे क्या बचेंगे, कितना उत्तर आ गया भाई 27। ऑप्शन नंबर अ सही है। कौन सा सही है, अ सही है। कौन सा राइट है भाई, ऑप्शन नंबर अ राइट है आपके। अगला देखो, यहाँ आपके सामने बीजीय व्यंजक दे रखा है, क्या दे रखा है m स्क्वायर n कोमा दे रखी है n स्क्वायर p तथा p स्क्वायर m के गुणनफल का मान होगा। इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि क्या है, गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का क्या कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे गुणा। कैसे करेंगे इधर देखो, यहां सबसे पहले तो इसको लिखो m स्क्वायर n गुणा n स्क्वायर p गुणा p स्क्वायर, लिख दिया। ये सभी आपस में क्या है, गुणा है। अब गुणा है तो देखो कैसे करोगे इन सबको गुणा। m स्क्वायर है, m स्क्वायर को आप किससे गुणा करोगे, n स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा आपके m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है भाई। और पीछे इसके साथ में क्या था गुणा में n और इसके साथ में p आ जाएगा, हो गया। इसके साथ में पहले m का गुणा किया, देखो m स्क्वायर n था तो ये आ जाएगा m स्क्वायर n की घात 3, कितना आ जाएगा, वापस करवा तू यहाँ देखो
एम स्क्वायर एन है, इसको पूरे को इसके साथ में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ घात 2 थी तो ये एम तो ऐसे ही रहेगा, एन की घात 1 और एन की घात 2 कितने हो गए, एन की घात 3 और पीछे क्या बच गया। अब किसको गुणा करना है, पी स्क्वायर एम, एक स्टेप पे आ गए। दूसरा देखो अब यहाँ एम स्क्वायर, इनमें क्या है, एक तो पी है और एक एम है, तो एम इसके साथ में गुणा होगा, 2 तो पहले से ही घात थी, एक घात और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एम की घात 3। अब एम हो गया, उसके बाद में देखो पी एन, एन के साथ में कुछ भी नहीं है तो वापस एन को वापस एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पी है तो पी की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो p की घात 2 और इसकी घात 1 क्या हो गया, p की घात। तो कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाओ राइट, हो गए भाई। देखो मैं इसको वापस समझाता हूं आपको, इस प्रश्न को क्या क्या इसके साथ में, यहां दे रखा था एम स्क्वायर एन, एन स्क्वायर पी तथा पी स्क्वायर एम के गुणनफल का मान बताना था, ठीक है, इनको गुणा करना था, क्या करना था, हाँ बिल्कुल सरल है, आपको ज्यादा ऐसे नहीं, ये इतने आगे, इनको गुणा हम कैसे करेंगे। देखो मैं वापस करता हूं इसको, समझो, कुछ नहीं करना, आपको एम स्क्वायर एन लिखा, उसके बाद में इसको किसके साथ गुणा करेंगे हम, एन स्क्वायर पी, और किसके साथ में गुणा करेंगे, जिस प्रकार हम संख्याओं का गुणा करते हैं ना, वैसे कि उससे वैसा गुणा इनके साथ में भी होगा। जैसे मैं मान लो ऐसे गुणा दे दूं, 4 गुणा 2 गुणा 3 करो, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, तो जैसे 4 और 2 को गुणा किया था 8 आया, फिर 8 को किसके साथ गुणा करेंगे, उत्तर आ जाता है आराम से। ऐसा ऐसा ये भी करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा, जो इसका उत्तर आएगा उसको इसके साथ में क्या करना है, गुणा। तो वापस देखो, और ध्यान रखना घातें इधर उधर किसकी होगी, जो सेम चर पद है, सेम चर पद है। अब देखो यहाँ इसमें m है ही नहीं, इसमें m है ही नहीं, तो m की घात वापस वही आएगी, तो ये हो गया m स्क्वायर। यहाँ n की घात है 1, क्या है n की घात 1, और n की घात यहाँ पर क्या है, तो n की घात जरूर बढ़ेगी, n के साथ में क्या आ जाएगा, घात। ध्यान रखना गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, घातें, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब कितनी घातें हैं यहाँ पर, 1 ये और 2 कितने हो गए, तो n की घात कितनी आती, तो गुणा करते समय तो घातें जुड़ती है और भाग करते समय घातें घटती, ठीक है। तो यहाँ आपके आ गया एम स्क्वायर और n की घात कितने आ गए, 3, और इसके साथ में और क्या बच गया, p, ये लिख दो p, बिल्कुल सरल है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ इसके साथ में गुणा, पीछे क्या बच रहा है, पी स्क्वायर एम। अब किसके साथ छेड़छाड़ होगी, एक तो p के साथ में और एक m के साथ में, बाकी अपन को एज इट इज लिख देना है। तो m की घात 2 पहले से ही है और ये इनके साथ में गुणा होगी, तो क्या है यहाँ पर m की घात 1 है, तो घातें जुड़ती है, तो यहाँ हो जाएगा m की घात, n में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि n इधर है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो n की घात 3, p यहाँ 2 पहले से ही है और 1 ही है, तो p की घात क्या हो गई, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर पढ़ा है। कोई दिक्कत आ गए समझ में आपके। अगला प्रश्न लो, अगला प्रश्न आपके दे रखा है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर दे रखा, इसका हल बताना। साधारण सा प्रश्न था और बिल्कुल सरल प्रश्न, और ये प्रश्न अपने अब बीजीय व्यंजक के अंदर एक फॉर्मूला है उसके द्वारा ये खुल जाता है, और फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ कि a माइनस b का यदि होल स्क्वायर आ जाए तो क्या खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसके साथ खुलेगा। तो सबसे पहले मेरे को इस प्रश्न में a बराबर बताओ कितना है, 4p, और b बराबर क्या आ जाएगा आपके 3q, 3। अब कुछ नहीं करना, a बराबर 4p, b बराबर 3q, ये दे रखा है। जहां जहां आपको a दिखता है वहां पर रख दो 4p, और जहां जहां आपको b दिखता है वहां लिख दो 3q, और कुछ भी नहीं करना, जमा दो इसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपके 4a, कितना नहीं 4p,
4p का तो आ जाएगा होल स्क्वायर था, माइनस का क्या लगा दूं 2 की जगह तो 2 लिख दो, और a की जगह 4p और b की जगह 3q और प्लस 3q का होल। किसके समझ में नहीं आया? यहाँ तक कुछ भी नहीं किया। ये जो दे रखा है ना, इसकी जगह पे ये इसका विस्तारित रूप है, ये इसका विस्तारित रूप है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, और कुछ नहीं। अब मैं इसको हल करता हूँ। 4p का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16p का। कोई दिक्कत? माइनस का 2 4 3, 2 को 4 से गुणा करो, 8 को 3 से गुणा करो, तो ये तो हो गया 24। फिर क्या है इसके पीछे क्या बचा p और यहाँ लिख दो p और पीछे प्लस का। अब यह 3q का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का 9, और q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। किसके समझ में नहीं आया? ये इसका। और उस मैंने यहाँ 4 ऑप्शन आपके नहीं लिखे क्योंकि उनमें से एक ऑप्शन ये था, ठीक है, सरल सा प्रश्न था और अपन को फॉर्मूले के द्वारा इनको क्या करना था, खोलना था। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। ये प्रश्न था, इसका हल बताना था, और हल के लिए आपको बीजीय व्यंजक में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो हम उसको ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखा कि a बराबर क्या है 4p और b बराबर क्या आ गया 3q। उसके बाद में इस फॉर्मूले में ये सभी चीजें मैंने जमाई। हल करने का तरीका, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर अंदर वाली दोनों चीजों के ऊपर था, तो 4 का भी स्क्वायर कर दिया और p का भी स्क्वायर कर दिया। माइनस की जगह माइनस, 2 को 4 को 3 को, इनको गुणा करने का तरीका एक साथ में गुणा होंगे तो जो आपके अचर पद है एक साथ में गुणा हो जाएंगे और चर वाले एक साथ में हो जाएंगे। तो 2 4 3 का गुणा तो आपके कर दिया 24 और पीछे p और q को गुणा करके लिख दिया pq, ठीक। उसके बाद में यहाँ प्लस का प्लस और 3q था, ये भी होल स्क्वायर था, तो अंदर वाले दोनों के से क्या होगा ये गुणा, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, q का क्या हो जाए q स्क्वायर। समझ में आ गए? इस प्रकार के सरल से प्रश्न है, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।